not a game, it's a rich thing. श्याम और राज दोनों गहरे दोस्त थे। वो 3 साल से एक ही फ्लैट में रहते थे और दोनों ही गैर शादीशुदा थे। एक दूसरे की कमीज और टाइयाँ इस्तेमाल कर लिया करते थे। यूँ राज बीमार पड़ता तो श्याम उसकी तीमारदारी करता। श्याम नशे में धुत होता तो इसे संभाला देकर बिस्तर पर लटाकर सुलाना राज की जिम्मेदारी होती। इस रोज भी श्याम 4 बजे सुबह लौटा। ये कोई नई बात नहीं थी। टीवी चैनल के एजेंट को अक्सर सारी सारी रात काम करना पड़ता। मज़कूरा चैनल की पुरस्कार और हॉरर क्राइम कहानियों पर मुश्तमिल ड्रामे पेश करने के हवाले से हासिल शोहरत हासिल थी। रामास्वामी इसके स्क्रिप्ट डायरेक्टर थे। राज शोबिज का रिपोर्टर था। श्याम ने अपने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और बड़बड़ाते हुए इधर उधर फिरने के बाद राज को भी नींद से जगा दिया। श्याम नशे की हालत में आपे से बाहर रहने वाला आदमी था, लिहाजा इस समय भी इसी मकसद से वो बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ ताकि श्याम को संभाल कर बिस्तर पर लेटा दे। ताहम राज ने आज महसूस किया कि श्याम नशे में नहीं था। इसके कदमों में ज़रा भी लड़खड़ाहट नहीं थी। वो बड़ा मुस्तरिब सा कमरे में टहल रहा था और सर के बालों को बार बार खींचता हुआ बड़बड़ा रहा था। अब मुझे ये मत बताने लग जाना कि एक एक्टर तुम्हारे हाथ से निकल गया है, राज ने कहा। श्याम किसी मुजस्मे की तरह साकित खड़ा हो गया। फिर इसने सर घुमाकर खोई खोई नजरों से राज की तरफ देखा। वो ऐसा हसीनो जमील तो ना था, ताहम इसका नाक नक्शा औरतों का दिल मोह लेने के लिए हासा दिलकश था। लेकिन इस वक्त इसके चेहरे की सारी दिलकशी अनका थी और इसका रूप उजड़ा हुआ था। कुछ नहीं, इसने तेज तेज लहजे में कहा। कोई बात नहीं, दूसरे मानों में बहुत कुछ था। गालिबन किसी दूसरी लड़की का चक्कर था। इसकी पहली महबूबा शादीशुदा थी। इस मुआशके में नाकामी के बाद इसने खुद को शराब में डुबो दिया था। अब कौन सी महजबी है, राज ने पूछा। जूली तो वो लौट आई है, राज ने गहरी हमकारी खारिज करते हुए कहा। हाँ, श्याम ने जवाब में कहा। वो कब्र से लौट आई है। राज खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन सोने के लिए नहीं। श्याम एक लम्हे को रोके बिना कमरे का फर्श नाप रहा था। तो भला राज कैसे सोता? साफ जाहिर था कि जूली इसे भूत बनकर चिमट गई थी। एक तरह से इस अलमिये की इब्तदा राज नहीं की थी, इसने ही इसे जूली से मुतारिफ करवाया था। अगरचे जूली और राज बचपन से ही साथी थे। जूली का पूरा नाम जैस्मिन था और वह क्रिश्चियन थी। दोनों इस आबाई गांव बसंती पुरवाई में परवान चढ़े थे। कोई 10 माह पहले राज इससे तकरीबन 9 साल बाद अचानक सत्यानगर से मुलाकात हो गई थी। वह भरपूर औरत बन चुकी थी। कोई 30 साल की रही होगी, सडोल जिस्म, स्याह बाल और पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत। इसने बताया कि इसकी शादी हो चुकी है। इसका शोहर जोसेफ एक सेल्समैन है और वह रत्नागढ़ी में अपने जाती मकान में रहते हैं। राज ने मियाँ बीवी को हफ्ते रात अपने यहाँ मधु कर लिया। दोनों आए और यही गलती हुई। श्याम इसे देखते ही लट्टू हो गया और किसी हद तक वो भी श्याम की तरफ माइल नजर आई। इसकी अपने शोहर से बेवफाई की 2 वजूहात थी। एक ये कि जोसेफ पिस्ताकात, गोल मटोल और बेहद बातूनी आदमी था। दूसरी ये कि वो हमेशा सफर में रहता था और तवील अरसा घर से बाहर रहता था। लिहाजा श्याम और जूली की 5 उंगलियां घी में थी। राज को अलबत्ता ये बात हरगिज पसंद न थी, लेकिन इसने इस हसास मामले में अपनी टांग उड़ाना पसंद नहीं किया। सो राज ने अपने होंठ सी रखे थे। इसके अलावा श्याम के इरादे नेक थे। वो चाहता था कि जूली जोसेफ से तलाक ले ले और इसका घर आबाद करे। यूं एक रात इसने राज को बड़े जोशो खरोश से बताया कि जूली को आराम करने में कामयाब हो चुका है। एक रोज जोसेफ इनके फ्लैट पर आदम का। इसने अपना सेल फोन भी हाथ में यूं पकड़ रखा था जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो किसी से फोन पर बात करता रहा हो। वो इतवार का दिन था। इस वक्त श्याम और राज बैठे टीवी देखने में मगन थे। जोसेफ श्याम को इस तरह घूरने लगा जैसे इसे यकीन ही ना आ रहा हो कि वाकई श्याम इसके सामने बैठा हुआ है। तुम यहाँ मौजूद हो? बिलाहिर वो पूछ बैठा। श्याम उठकर खड़ा हो गया। इसका रंग उड़ गया। जूली हैरियत से तो है? इसने तजवीज़दा लहजे में पूछा। इस पर जोसेफ ने अपना सेल फोन जेब में रखा और इसी जेब से एक छोटा सा रुक्का निकालकर इसे थमा दिया। राज श्याम के बगल में जाकर खड़ा हो गया और इसके साथ ही रुक्के की इबारत पढ़ने लगा। सिर्फ 2 जुमले टाइप किए गए थे। नीचे जूली के 10 हाथ थे। मुझे बहुत अफसोस है जोसेफ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं अपने महबूब के साथ जा रही हूँ, जोसेफ ने शिकस्ता दिली से बताया। आज दोपहर को मैं दौरे से वापस अपने घर पहुंचा तो ये रुक्का मुझे मेज पर रखा मिला। मुझे यकीन ना आया कि जूली गायब थी और वो तकरीबन अपने सारे कपड़े भी ले गई थी। मुझे तुम पर शक गुजरा। नहीं, श्याम ने तुरंत जवाब दिया और फोन उसे लौटा दिया। फिर अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा, वो कौन है जिसके साथ जूली गई है? मैं नहीं जानता, मुझे तुम पर शुबा था। तुमने फोन पर राब्ता किया। जाहिर है यहाँ तक आते आते मैं इससे 20 बार राब्ता करके कोशिश कर चुका हूँ, मगर हो ना सका। शायद इसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, जोसेफ ने जवाब दिया। इसका चेहरा तारीख होने लगा। तुम भी करके देखो। श्याम ने किया तो दूसरी जानिब से जूली का फोन ऑफ जा रहा था। इसने सोचा बाद में दोबारा ट्राई करेगा, इस वक्त क्या करे। इधर राज को इन दोनों से हमदर्दी होने लगी। दोनों इसे गंवा बैठे थे। राज ने जाकर टीवी बंद किया जिस पर एक अलमिया ड्रामा चल रहा था। जोसेफ मजीद बगैर कुछ कहे चला गया। श्याम अपने कमरे में जा रहा था। फिर चंद मिनटों बाद वो भी बाहर निकल गया। जब वो लौटा तो नशे में धुत था। राज ने श्याम के मशवरे से अपने सेल फोन पर जूली से रब्ता करने की कोशिश जारी रखी, मगर लगता था जैसे जूली ने सिम ही कैंसिल करवा दी हो। कोई नंबर इसके नंबर पर नहीं लग रहा था। अगले 2 हफ्ते इसने मुसलसल शराब खाने में गुजारे और अस्पताल पहुंच गया। जब वहां से लौटा तो कहने लगा इसे पूरा यकीन है कि जोसेफ ने जूली को ठिकाने लगा दिया है। तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? राज ने पूछा। जूली मेरे सिवा किसी और के साथ नहीं जा सकती थी, इसने जवाब में कहा। इसे मुझसे दीवानावार मोहब्बत थी। वो मुझसे फोन पर मैसेज पर जरूर रब्ता करती, ये नामुमकिन था।
राज ने थोड़ी सी सुराग रसानी की तो मालूम हुआ कि जोसेफ ने बीवी के भाग निकलने के बाद वो मकान छोड़ दिया है और एक होटल में रिहाइश इख्तियार कर ली है। एक बीच मालूम किस्म की पड़ोसन से ये भी मालूम हुआ कि जूली से श्याम के अलावा एक और नौजवान भी मिलने आता था। इसमें पुलिस को मुतला करने वाली बात न थी, लेकिन जब राज ने श्याम को यह बताया तो वह नफी में सर हिलाते हुए एक ही रट लगा रहा था कि जूली को ठिकाने लगा दिया गया है। यूं अब इस वक्त हफ्तों बाद श्याम जैसे फ्लैट के फर्श को जूतों के तले घिस घिस कर चमका देना चाहता था। बकौल इसके जूली कब्र से लौट आई थी। रात को फिक्र लाक हुई कि हालत यही रही तो इसे किसी माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाना पड़ेगा। इस ख्याल से राज बिस्तर से निकला। श्याम सिगरेट जलाने की कोशिश कर रहा था। इसके मुर्तज हाथ इसका साथ नहीं दे पा रहे थे। तुम जूली से कहाँ मिले? राज ने पूछा। टाटे का बार में। क्या मुर्दे भी बार में जाते हैं? श्याम मुंह बनाकर राज को देखने लगा, फिर बोला, जूली जानती थी कि मैं वहां मिलूंगा। इसने सराहत से बताया कि यह कैसे हुआ। रात के 10 बजे थे और वो काउंटर पर खड़ा था। जानी पहचानी नर्म और नाजुक आवाज सुनाई दी, हेलो डार्लिंग। जूली इसके करीब खड़ी थी। इसे देखते ही श्याम की रगों में खून मुंजमद हो गया। फिर इसने सोचा शायद वो ज्यादा चिढ़ा गया है और जागते हुए ख्वाब देख रहा है। मान इसे ख्याल आया कि इसका कोई सबूत तो था नहीं कि वो मर चुकी है, बस वो जीती जागती इसके सामने खड़ी थी तो वो इसे मुर्दा कैसे तस्वर कर सकता था। वो इसका चेहरा साफ तौर पर से नहीं देख सकता था क्योंकि इस पर एक स्याह नकाब था, लेकिन थी वो जूली। इसकी आवाज, स्याह बालों की झलक, हत्तो हाथ और लिबास की तराश हराश, सारी चीजें वही थी। नकाब के पीछे भी इसका चांद सा चेहरा झलक रहा था। इसे हैरत थी कि जूली ने चेहरे को नकाब से क्यों छुपा रखा है। पहले तो कभी इसने ऐसा नहीं किया। तुम लौट आई हो जूली? इसने कहा। मैं गई कब थी? जूली बोली। श्याम के माथे पर शिकने उभर आई। बोला, देखो तुम किसी के साथ भाग गई थी। तुमने अपने शोर को मुतला करने के लिए घर में इसके बारे में रुका भी छोड़ दिया था। फिर तुम्हारा नंबर भी बन जा रहा था। मैं कहीं भी नहीं गई थी, जूली ने कहा, और मेरा नंबर भी आता। मैं सच कहती हूँ, मैं तुम्हें तलाश करती रही हूँ डार्लिंग। एक अरसे से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। श्याम सख्त महमसे में फंस गया। इसने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। मेज पर इसे चंद जानी पहचानी सूरत नजर आई। इनमें डायरेक्टर रामेश्वर था, जो अपनी जगह से उठकर इसके पास आया और पूछने लगा कि इसकी ड्रामा एजेंसी में कोई एक्टर फारिग है। रामेश्वर, श्याम ने कहा, मैं तुम्हें जूली से मिलाना चाहता हूँ। जूली ने ताईदन अपने सर को जुम्बिश दी और श्याम ने नकाब में से इसके सुर्ख होंठों पर मुस्कुराहट भी देखी। कौन? रामेश्वर बोला। जूली। श्याम बोला, कहाँ है वो? रामेश्वर ने कहा, ये रही। श्याम ने इशारा किया, ये नौजवान खातून। जूली फिर अस्बात में सर हिलाने लगी और मुस्कुरा दी, लेकिन रामेश्वर जैसे अंधा हो गया। इसे जूली दिखाई नहीं दे रही थी। चलने मुँह तक वो श्याम को घूरता रहा और नाक खुजाता हुआ ये कहकर चल दिया, फिर मिलेंगे श्याम। श्याम हैरान रह गया, क्या है रामेश्वर को क्या हुआ? इसने जूली से बड़ी बदअखलाकी का मुजाहरा किया। फिर इसने जूली का दिल रखने के लिए जीपी सी मुस्कुराहट से कहा, रामेश्वर आहट डायरेक्टर है और डायरेक्टर ऐसे ही होते हैं। जूली ने इसके बाजू पर हाथ रखकर कहा, चलो चलें डार्लिंग, कुछ पी ना लिया जाए? श्याम ने पूछा। नहीं, अब चलेंगे, जूली बोली। बाहर से निकलकर श्याम ने इससे पूछा कि वो ठहरी हुई कहाँ है, तो उसने बताया, अपने उसी पुराने मकान में। क्या तुमने फिर शोहर के साथ? नहीं, जूली बोली। इसने घर के दरवाजे अपने लिए बंद कर दिए हैं, लेकिन मेरे लिए वो खुले हैं। श्याम ने सोचा कि जोसेफ ने शायद मकान इसका नाम मुंतकिल करा दिया और वो अलग-अलग हो गए हैं। हो सकता है कि अब जूली इससे शादी कर। बाहर कैफ इसने एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को पता बताकर सवार हो गया। टैक्सी में बैठकर श्याम ने जूली का हाथ थाम लिया और इसने दस्ताने पहन रखे थे। इसके बावस इसका हाथ बर्फ की तरह सर्द था। दिसंबर की इस यह बस्ता रात में ये कोई ताज्जुब की बात ना थी। अब पहलियां भी जमाना बंद करो, श्याम ने कहा। साफ साफ बताओ तुम कहाँ नहीं? इस वक्त ड्राइवर ने पलट कर पूछा, आपने मुझसे कुछ कहा जनाब? मैं इस खातून से बात कर रहा हूँ, श्याम ने उसके लहजे में कहा। किस खातून से? अरे इस खातून से और किससे? श्याम ने झंझलाकर जैसे ही इसे फटकारा और वो हैरत से इसे देखने लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं, अलबत्ता बार बार मुड़कर इसे देखता रहा, खुसूसन जब वो जूली से कोई बात करता। आखिरकार टैक्सी मंजिल मकसूद तक पहुंच गई। श्याम टैक्सी से उतरा और इसने जूली को उतरने के लिए सहारा दिया तो टैक्सी ड्राइवर का मुंह खुला रह गया। फिर इसने जल्दी से श्याम के हाथ से पैसे छीने और टैक्सी में बैठकर ये जाओ जा। जूली इसे मकान के पिछले दरवाजे पर ले गई। दरवाजा मुकफ्फल नहीं था और वो इसके पीछे पीछे अंदर चल दिया। ये बावर्ची खाना था। इसने माचिस की तीली जलाई तो बिजली के स्विच पर नजर पड़ी। इसने बटन दबाया लेकिन बत्ती ना जली। इसने सोचा और सर घुमाया तो जूली वहां नहीं थी। इसने दूसरी तीली जलाई और ये समझ कर के जूली हाल में चली गई है, वो उस तरफ चल दिया। इसके कदमों की आवाज़ से सारा मकान गूंज रहा था, लेकिन जूली के चलने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो हॉल में भी ना मिली तो श्याम तीसरी तीली जलाकर नशिस्तगाह में दाखिल हुआ। वो यहाँ मौजूद थी। वो इसका इंतजार कर रही थी। दरवाजे के पास बिजली का स्विच था, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। यकीनन जोसेफ ने मकान छोड़ते वक्त बिजली कटवा दी थी और जूली ने अब तक दोबारा नहीं लगवाई थी। तुम शायद आज ही यहाँ आई हो क्योंकि बिजली नहीं है, श्याम ने कहा। मैं यहाँ से गई ही नहीं, जूली ने फिर रटाया जुमला कहा। श्याम इसे उलझती हुई नजरों से देखने लगा। सारे मकान में ख्वाब आगी दम घुटने वाली बू रची हुई थी। माचिस की तीली की मदम नीम जहाँ रोशनी
में मेज पर गर्द की एक दबीर तय नजर आई। श्याम जूली के इस इसरार पर जंजला गया कि वो कहीं गई हुई नहीं थी। ताहम इससे बहस करना लाहासिल था। सारी खिड़कियों के पर्दे गिरे हुए थे। इसने आगे बढ़कर एक खिड़की से पर्दा उठाया। सड़क से बिजली का एक खंभा कमरे में फीकी फीकी रोशनी फेंकने लगा। इसके साथ ही खिड़की का पर्दा भी हटा दिया। अब वो जूली को बेहतर तौर पर देख सकता था। तन्हाई मुझे मार डालती डार्लिंग, जूली ने हाथ के पीछे ले जाकर नकाब के बंद खोलते हुए कहा। तुमने अब तक मुझे प्यार नहीं किया, यही तो वो इतनी देर से चाह रहा था। तेजी से इसकी तरफ लपका। इसका ढीला नकाब उतारने लगा। जूली का बर्फ जैसा हाथ इसकी कलाई से आन चुका और वो सरसराती हुई आवाज में बोली, डार्लिंग मुझे बताओ तुम मुझे कितना चाहते हो। ये मैं नहीं बता सकता। इसे तो जूलिया के सुर्ख सुर्ख रस भरे लब चूमने की जल्दी थी। फिर तो हाँ कुछ हो जाए, तुम्हारी चाहत में कमी नहीं आएगी ना। मुझे तन्हाई डसती है, वादा करो कि कल रात फिर आओगे। मुझे अपने से दूर रख कर देखो। इसने नकाब उतार दिया और फिर इसके चेहरे पर झुका। फिर इसने एक भयानक चीख मारी और वो इस तरह पीछे हटा जैसे बिजली के तार को छू लिया। इसे याद नहीं कि वो इस मकान से कैसे निकला। सिर्फ एक मामूली सा एहसास था कि घंटों सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा और अब फ्लैट पहुंचा था और राज को ये सारी बीता सुना रहा था। राज, मेरा विश्वास करो, वो एक मुर्दे का चेहरा था। श्याम ने इस तरह लर्ज कर कहा जैसे अब भी वो चेहरा इसके सामने था। महज एक बेजान चेहरा ही ना था वो, बल्कि इस पर नकूश का नामो निशान ना था। बरसों पुराने मकान का चौखट्टा हो जैसे। हौसला रखो श्याम, राज ने इसे तसल्ली दिया। अक्सर इंसान किसी की ख्वाहिश इस शिद्दत से करता है कि इसका महबूब तसव्वुर में भी इसे जिस्मानी कुर्ब देने लगता है। लेकिन जूली तो बेहद हसीन जमील थी। क्या मैं मकरू और भयानक चेहरे को तसव्वुर में जगह दे सकता हूँ? यकीनन, क्योंकि वो तुम्हारे जहन में है कि वो मार चुकी है। तसव्वुरात का अपना रूप होता है और हम भी तो एक पुरस्कार और खौफनाक ड्रामे बनाने वाले चैनल से वाबस्ता है। कहते हुए वो आहार में मुस्कुरा दिया। मैं तो एक तसव्वुराती दुनिया में नहीं था, चल फिर रहा था। मैंने तो कभी ये तसव्वुर नहीं किया था कि इससे बार में मिला, इसके घर गया, वो कांप उठा। राज, कहीं ये मेरे दिमाग का हल तो नहीं? मैं आजकल कसरत से मेनोशी भी करने लगा हूँ ना। राज ने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा, तुम्हें नींद की सख्त जरूरत है। जब भरपूर नींद ले लो तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कहते हुए राज ने इसे ले जाकर बिस्तर पर लटा दिया और 10 मिनट बाद वो गहरी नींद के आगोश में पहुंच चुका था। 11 बजे की कहानी दुरुस्त करके फारिग हुआ तो वह श्याम के बारे में सोचने लगा। हो सकता है कि जूली अपने यार से उकता गई हो और इसके पास से भाग गई हो। वह श्याम से बार में मिली हो और वो इसे अपने घर ले गई हो। वहाँ इसका नकाब उतारते हुए श्याम ने बेपा मुसरत की वजह से जहनी तशन्नुज का दौरा पड़ गया हो, जिसका पहले ही वो शिकार होकर अस्पताल में जेरे इलाज रहा था। इसे जूली मुर्दा नजर आई हो और वो इसे छोड़कर भाग गया हो। अपने इस ख्याल की तस्दीक के लिए सबसे पहले राज ने डायरेक्टर रामेश्वर को फोन किया। इसे अपने बारे में बताया और गुज़श्ता रात के वाक़े के सिलसिले में पूछा कि आया इसकी श्याम से बार में मुलाकात हुई थी। मैं तो यही कहूंगा कि श्याम के लिए कुछ करो, वो पटरी से उतर गया है, रामेश्वर ने गनूदगी के आलम में कहा। गालिबन राज ने इसे कच्ची नींद से जगा दिया था। क्यों, क्या हुआ? राज ने जान बनकर पूछा। श्याम ने मुझे एक औरत से मुतल्लिक तारुफ कराया था जिसका वहाँ कोई वजूद ही ना था। इसने इस औरत का नाम जूली बताया था। हाँ, यही नाम था। दूसरी जानिब से रामेश्वर ने इसे बताया और राज ने पुरसोच अंदाज में अपने होंठ सुकेड़ लिए।